गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और लेसन है प्रेमचंद जी का नमक का दौरा। ठीक है, नमक का दौरा का पढ़ेंगे। ये एक कहानी है प्रेमचंद जी की। पढ़िए कि पहले कभी सर इसका परिचय पढ़ा था 10th में। परिचय पढ़ा था प्रेमचंद जी का, वो तो मुझे पता है, लेकिन इन्होंने जो हमारे सिलेबस में जो इनकी कहानी लगाई हुई है नमक का दौरा, वो कभी पढ़ी है बचपन में? नहीं सर। नो सर। बढ़िया, अच्छी कहानी है, पढ़ते हैं उसको, टेंशन मत लेना। पहले सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे, प्रेमचंद जी के परिचय की। ठीक है, परिचय को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बताया गया है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है। साहित्य के बारे में दो लाइनें यहाँ पर दी गई है कि जीवन में साहित्य का स्थान क्या होता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। साहित्य की महिमा बताई गई है इन दोनों लाइनों में। कि जो साहित्य है, अब वो चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, कोई भी भाषा का साहित्य हो, वो जादू की उस लकड़ी के समान होता है जो पशुओं के अंदर, ईंट पत्थरों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर विश्व की आत्मा का दर्शन हमें उपस्थित करा देते हैं। ठीक है, ये बात प्रेमचंद जी ने बताई है जीवन में साहित्य के स्थान निबंध के अंदर। अब देखिए प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। मूल नाम इनका धनपत राय था। मूल नाम क्या था इनका? धनपत राय। ध्यान रहेगा सभी को, धनपत राय। जन्म कब हो गया था? 1880 में हो गया था। और उत्तर प्रदेश में एक गांव है, जिले का नाम यहाँ नहीं दिया है, गांव का नाम दे रखा है लमही गांव। हमें लमही गांव याद रखना है। और स्टेट है उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी भाई? सेवा सदन, इनकी रचनाओं में है सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ये सभी जितने भी हमने अभी तक पढ़े ये तो है उपन्यास। सोजे वतन, मान सरोवर 8 खंडों में, गुप्त धन, ये इनके हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का मतलब ये कहानी के ग्रंथ हैं, इनके अंदर बहुत सारी कहानियां छिपी हुई है, यानी बहुत सारी ऐड है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध हैं। और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं इनके परिचय में और आगे क्या है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष का दर्जा किसे दिया जाता है, कौन से उपन्यासकार को दिया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए वो कौन है, प्रेमचंद। अंडरलाइन कर लेना इसको। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। ये जो शिखर पुरुष है साहित्य के, इनका जो बचपन था वो अभावों में बीता, दुखों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक ही इन्होंने पढ़ाई करी। इनका जीवन था अभावों में बीता, अभावों मतलब गरीबी में बीता। स्कूली शिक्षा जब इन्होंने पूरी करी तो उसके बाद पारिवारिक समस्याएं आई बहुत सारी, लेकिन कैसे ना कैसे इन्होंने कर ली थी क्या, बीए। इन्होंने बीए की पढ़ाई तो कर ली, अंग्रेजी में फिर एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी इनको करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी थी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ये प्रेमचंद जी राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ गए थे। ठीक है, देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उस टाइम, 1880 में तो जन्म हुआ था, लेकिन इसके 20 साल बाद जब इनको मतलब ये युवावस्था में आ गए थे, उस समय ये भी उस आंदोलन में कूद गए थे, यानी आंदोलन से जुड़ चुके थे। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी, और शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। ठीक है, के साथ ये आंदोलनों में हिस्सा लेते चले गए और आगे बढ़ते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष की रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। यानी कि जब ये राजनीतिक संघर्ष के लिए, यानी कि राजनीतिक संघर्ष ये करने लगे, अपनी रचनाओं में उसको शो करने लगे, दिखाने लगे, सामाजिक संघर्ष बन करके वो सामने आ गए।
यानी कि राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में समाज का एक संघर्ष बन करके सामने आया था, जिसमें जीवन का यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या होता है भाई, बताओ कौन बताएगा यथार्थ क्या होता है? यथार्थ का मतलब दिशा बताओ। नहीं पता ना? अर्थ के अनुसार। ठीक है, बिल्कुल। देखो यथार्थ को हम प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, वास्तविकता भी बोल सकते हैं, या जो समय चल रहा है उसके अनुसार भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जीवन, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था, यानी उन्होंने अपने उन जो लेख थे इनके, जो राजनीतिक संघर्ष से रिलेटिव थे, उन राजनीतिक संघर्ष से जो रिलेटिव सर उनके आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। राजनीतिक संघर्ष से जो रिलेटिव इनके उपन्यास निबंध वगैरह थे, वो सभी सामाजिक संघर्ष बन करके उभरे थे, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर बतलाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, वो अन्य से भिन्न है, अन्य से श्रेष्ठ है, जिसके कारण से इनको केंद्र में रखा जाता है। यानी कि जैसे हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग, और हम ये दूसरा युग मानते हैं प्रेमचंद युग, और तीसरा मानते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। यानी कहानी और उपन्यास इस तीन युगों में इस प्रकार से बटे हुए हैं। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रेमचंद जी हैं, ये एक निर्विवाद महत्व को स्पष्ट प्रमाणित करते हैं। ये पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से, यानी कल्पना और रोमानियत के धुंधलेपन से बाहर निकाल करके यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। कल्पना और रोमानियत क्या होती है, कौन बताएगा? हाँ भाई, कल्पना और रोमानियत क्या होती है? सर कल्पना तो इमेजिनेशन होती है। बता रहा है कोई कल्पना और रोमानियत? सर कल्पना तो इमेजिनेशन होती है ना। बिल्कुल, वो अंग्रेजी में होती है, मैं उसका अर्थ पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा। और कोई बता रहा है? सर इच्छा। हाँ भाई, और कोई? चलो कोई बात नहीं। देखो बैठे बैठे हम कुछ भी सोच सकते हैं क्या? अरे हम बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हैं क्या? वो चीजें सोच सकते हैं कि जो हम कर भी नहीं पाए। क्या ये सत्य बात है? नहीं सर। हाँ भाई, नहीं सर। हाँ या ना? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही आपकी, तेज बोले थोड़ा। सोच सकते हैं ना? यस सर। यस सर। तो उसी चीज को बताया गया है। देखो कल्पना वो होता है, कल्पना वो तत्व होता है जिसके अंदर हम किसी भी भावी भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, चाहे वो चीज हो या न हो, लेकिन हम सोच तो सकते हैं, सोच विचार तो कर ही सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, वो कल्पना होती है। वही रोमानियत भी उसी का एक अंश होता है। अब ये कल्पना और रोमानियत से अलग हट करके यथार्थ इसका विपरीत है। यथार्थ का मतलब वास्तविकता। एक तो हम कल्पना में जाए, खोए रहे ख्यालों में, और एक वास्तविकता से हमारा सामना हो कि भाई हमारे पास है कुछ नहीं है, लेकिन हम कल्पना इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि हमारे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। तो ये कल्पनाएं हैं।
लेकिन ये हमारे पास अगर होगा ना तब वो यथार्थ बन जाएगा, वो वास्तविकता हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद जी है उन्होंने कल्पना रोमानियत वाली जो चीजें थी उनको तो हटा दिया अपने उपन्यासों से, ठीक है। जो लोग, जो कवि या उपन्यासकार इस प्रकार की रचनाओं को रचित करते थे, लिखते थे, उनको उनसे हट करके इन्होंने यथार्थ की बातों को लिखा, वास्तविकता की बातों को लिखा, उनको प्रतिष्ठित किया। इस बात को यहाँ पर बताया गया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक, यथार्थ की जमीन से जुड़कर, यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी और किस्सा गोई तक, किस्सा गोई आप जानते हैं किस्से, ठीक है। तो कहानी और किस्सों तक सीमित न रह करके पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी यानी हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदुस्तानी जो भाषा थी वो कैसे बनी, वो हिंदी और उर्दू के मिश्रण से बनी थी, याद रखना, ठीक है। हिंदी और उर्दू के मिश्रण से ही हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण हुआ था। तो इसमें उनकी जो हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा और उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है। आरंभिक कथा साहित्य, ये जो प्रेमचंद जी हैं इन्होंने स्टार्टिंग में जब कथा साहित्य लिखना शुरू किया तो उसमें कल्पनाएं भी थी, संयोग भी था और रोमानियत भी थी, लेकिन बाद में ये चेंज कर दिया था इन्होंने। बाद में ये प्रत्यक्ष बातों को लेकर आए, यथार्थ बातों को लेकर आए, लेकिन स्टार्टिंग में कहानी इनकी यही थी, अन्य साहित्यकारों की तरह। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को एक कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आई। आई बात समझ में? हाँ भाई, अरे ये बात, ये जो प्रेमचंद जी थे इन्होंने पंच परमेश्वर और सेवा सदन जैसी कहानी और उपन्यास लिखे और उनके बाद ये सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने लग गए और यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में हमारे सामने आए, यानी संसार के सामने या देशवासियों के सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। यानी कि प्रारंभिक इनकी जो कहानी उपन्यास थे वो आदर्श उन्मुख यानी आदर्श को स्थापित करने वाले प्रत्यक्ष उपन्यास या कहानियां थी, लेकिन बाद में वो आलोचना का रूप उन्होंने ले लिया, आलोचनात्मक बन गए वो, और ये पूरी विकास यात्रा प्रेमचंद ने की थी। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई एक संज्ञा है। संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, ये जो नाम आया है ये प्रेमचंद जी ने ही दिया है हिंदी साहित्य के अंदर। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो प्रेमचंद जी इनकी जो कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में जो ये रचनात्मक प्रयास करते हैं वो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए समस्याओं और अंतर विरोधों को प्रकट करते हैं और एक आदर्शवादी रूप में प्रकट करते हैं। यानी इनके जो उपन्यास हैं और कहानियां हैं उनमें प्रत्यक्षीकरण है, और वो प्रत्यक्षीकरण किस चीज का है? वो प्रत्यक्षीकरण समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, अंतर विरोध हैं, उनका है, ठीक है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इनके सुंदर उदाहरण दिए गए, ठीक है। ये इनके सुंदर उदाहरण भी हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके?
यस सर। अब देखिए आगे, अब इनका थोड़ा सा परिचय और बचा है, उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर और बताया गया प्रेमचंद जी के बारे में कि यहाँ दी गई कहानी। अब यहाँ पर जो कहानी प्रेमचंद जी की दी गई है नमक का दोरोगा, उस कहानी का परिचय, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या बोलेंगे इसको, पाठ परिचय है। ठीक है, क्या है ये भाई, पाठ परिचय। पाठ परिचय से मैंने आपको बता रखा है, नहीं पता आपको तो सुन ले, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मूल संवेदना, मूल संवेदना से संबंधित क्वेश्चन, मूल भाव से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, या फिर मूल प्रतिपाद से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, वो यहाँ पर हमें चीज देखने को। ठीक है, तो ये पाठ परिचय आपको याद होना चाहिए। लेखक का परिचय तो होगा ही, ये भी आपको याद करना है और लिखना भी है। तो देखिए यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, प्रथम प्रकाशन कब हुआ था इसका, 1914 ईस्वी में हुआ था इसका प्रथम प्रकाशन। प्रेमचंद जी की एक बहुचर्चित कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है उनकी ये नमक का दारोगा, जिसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यानी ये जो कहानी है, इसमें आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाया गया है। आदर्शवाद की स्थिति बताई गई है। आदर्शवाद की स्थिति कैसी होती है, बताएं मुझे, आदर्शवाद की स्थिति कैसी होती है। लविशा आप बताओ इसको, आदर्शवाद की स्थिति कैसी होती है, क्या होता है आदर्शवाद। लविशा। यस सर। तेज बोले थोड़ा सा। यस सर। आदर्शवाद क्या होता है। सर जहाँ आदर्श होते हैं, आदर्शों का स्थान होता है। श्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं। क्या सर, श्रेष्ठ आगे? श्रेष्ठ अच्छे कर्म कह सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं। यस सर। ओके, ठीक है, बिल्कुल आपका ध्यान दें। देखो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद क्या होता है। आदर्श उन्मुख का मतलब होता है जहां पर ऐसे व्यक्तित्व का प्रदर्शन हो, ऐसे व्यक्तित्व को बताया जाए जिसके अच्छे कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, पूरी ईमानदारी से वो कार्य करे, सच्चाई उसके मुख से झलकती हो, ठीक है, उसके कैरेक्टर से झलकती हो। तो ऐसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का यहाँ पर जीता जागता उदाहरण है नमक का दारोगा। ठीक है, तो इस कहानी में और क्या है, देखो कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यानी ये जो कहानी है, धन और धर्म के बीच लड़ाई है इसमें, और धन के ऊपर जीत होती है धर्म की। ठीक है, यानी कि पैसे वाला जो होता है, यानी धन होता है, उसको धर्म हरा देता है। यहाँ पर धन और धर्म को हम क्रमशः सद्व्रती, धन और धर्म को हम क्रमशः सद्व्रती और असद्व्रती, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं हम। यानी धन यहाँ पर किस किस का प्रतीक हुआ, जया बताएं, यहाँ पर धन किस किस का प्रतीक है और धर्म किस किस का प्रतीक है। सर यहाँ पर धन तो सर सद्वती और असद्वती का है, और सर जो धर्म है सर सही वो बताओ, बुराई और सही। अच्छाई और असत्य और सत्य है। अब मैं सिर्फ धन का पूछ रहा हूँ, धन के प्रतीक के रूप में कौन कौन से शब्द है यहाँ पर। सर सद्वती और असद्वती। लविशा बताओ। सर एक तो है सद्व्रती, बुराई। धन के लिए पूछ रहा हूं मैं, धन। हाँ यस सर, सद्व्रती, बुराई, असत्य। सद्व्रती, बुराई और असत्य। आपने सद्व्रती गलत बताया, असद्व्रती आएगा यहाँ पर। सद्व्रती का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, ठीक है, लेकिन धन अच्छा सर। बेकार के लिए बताया, यहाँ पर धन की महत्ता नहीं बताई। यहाँ पर धन अच्छा नहीं है, यहाँ पर धनवान लोगों को अच्छा नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पर असद्व्रती आएगी, ठीक है, बुराई आएगी और असत्य आएगा। जबकि धर्म यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म की जीत हो रही थी ना, हमने अभी पढ़ा, धर्म की जीत हो रही है, तो वो सद्व्रती का, ठीक है, अच्छाई का और सत्य का प्रतीक है। ये चीज हमें याद रखनी है कि इस कहानी में धर्म और धर्म के कौन कौन से प्रतीकात्मक शब्द आए हैं।
आगे सुनते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। अब देखो यहाँ पर जो पंडित अलोपीदीन है, ये पंडित अलोपीदीन कैसा इंसान है? ये धन का प्रतीक आ रहा है, और मुंशी बंशीधर आएगा धर्म का प्रतीक। ठीक है, देखो, ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। मुअत्तल का मतलब क्या होता है? बर्खास्त। मुअत्तल का मतलब होता है बर्खास्त करा देना, निलंबित कर देना, जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर जो पंडित अलोपीदीन है वो धनवान है, सेठ लोग हैं, ठीक है, और मुंशी बंशीधर एक दारोगा है और ईमानदार दारोगा है। तो मुंशी बंशीधर यहाँ पर धर्म के प्रतीक भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर जीत मुंशी बंशीधर की होती है, वो धर्म के प्रतीक है। पूरी कहानी बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी, हम उसको पढ़ेंगे जब। ठीक है, देखो इसमें और क्या बताया गया। लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है और वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। कहानी में जो अलोपीदीन है वो पहले तो गुस्से में आकर के, तैश में आकर, अहंकार में आकर के जो बंशीधर है उनको नौकरी से बर्खास्त कर देता है, बर्खास्त करवा देता है। लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। धर्म की जब जीत होने लग जाती है तो उन्हीं बंशीधर को वो अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक मैनेजर, स्थायी मैनेजर भी नियुक्त करता है। ठीक है, उस बात को भी यहाँ पर बताया जाएगा। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और ये कहानी के अंतिम लाइन है। यहाँ पर जो अलोपीदीन है वो परमात्मा से प्रार्थना करता है मुंशी बंशीधर के लिए कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत यानी प्रेम से परिपूर्ण उद्दंड, शरारती किंतु धर्मनिष्ठ, शरारती हो लेकिन धर्मनिष्ठ दारोगा हमेशा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक उस समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद के इस संदेश पर कहानी का खत्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर हमसे हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई बुराई नजर आने लगती है। ठीक है, ये चीजें हमें बताई गई है प्रेमचंद के द्वारा। यथार्थवाद यहाँ पर प्रकट किया गया है। ठीक है, मानव चरित्र से विश्वास कब उठ जाता है इंसान का, हमें चारों तरफ बुराई बुराई कब नजर आने लगती है, ऐसा कब होता है? कब होता है भाई ऐसा? बताओ दिशा। दिशा बताएं। हाँ भाई, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, दोबारा रिपीट कर दो। ओके ओके, देखो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर ये जो परिचय है ये फिनिश हो गया है। ठीक है, परिचय फिनिश हो गया है। कहानी हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके भाई।